जब भी मेरी शादी होती तो शादी के साथ ही अब्बू मेरे शौहर को 25 लाख रुपए देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक कई तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बा मेरी जबरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवाते और वजह कुछ भी न बताते। लेकिन अम्मा उसी रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आंख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूंगी। यूं जैसे ही झूठ मूठ की सोई तो पांव तले से जमीन निकल गई। जब मेरा शौहर मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद ही मैं सिमटती चली जा रही थी। मैं मुंतजिर थी कि अहमर कुछ तो कहेगा, मगर उसे यूं बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसे खुद में महू पाया था। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी थी, क्या बात है अहमर, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? अहमर की नजरें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो नीलम। 2 माह कबल हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ले जा चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो उस लम्हे मैं पिघल गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अहमर मेरी तारीफें करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी थी। वो बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अम्मी से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से कबूल है। अम्मी ने भी सजदा शुक्र किया था कि चलो अब मेरा घर बस जाएगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूं ना, इसलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दे, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम महज 2 माह के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 माह यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फोन कॉल पर बात करता तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने रूबरू ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका और वक्त जुदाई भी आ गया। अहमर की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, अहमर, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह न करे कि हम कभी जुदा हों। अहमर ने अफसोस से मुझे देखा था। फिर वो बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहूंगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख और कहां से आए? अहमर बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफर किया था कि जिस तरह तुम मेरी बेटी को रुखसत कर ले जा रहे हो, अगर इसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अहमर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए किस कदर मुतफक्किर थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब्बू कहते थे कि नीलम, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मेरी तलाक दिलवाना चाहते हो? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। अहमर बोला, प्यारी नीलम, मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अहमर ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाकें दी थी, जबकि मैं लरजने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अहमर बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि जरा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फैसला न बदल दें। ये ना हो कि मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आऊंगा। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अहमद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया था। गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। उसने बेल बजाई तो दरवाजा अब्बू ने ही खोला था। अब्बू की तरफ अहमद देखकर बोला, ये ले अंकल, आपकी अमानत, अब मुझे रकम दें ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू ने अहमद को नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस थमा दिया था। अहमद वापस चला गया था तो अब्बू मेरा हाथ थाम कर मुझे घर ले आए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बिठाकर बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अब्बू, मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ ये क्या किया? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने के खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे शौहर को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। इतनी देर में अम्मी मेरे लिए हल्दी मिला दूध ले आई। वो कहने लगी, मेरी बेटी, ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी, मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने के बजाय, अपने शौहर का गिरबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है?
अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, जबकि अब्बू बोले, नीलम, जब तुम्हारा निकाह अहमर के साथ हो गया तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि अहमर और उसके घर वाले फ्राडी हैं। अहमर तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। ये सब सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने जराए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि अहमर सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह होते हुए देख सकता था क्या? नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, पहले आपके जराए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की तस्दीक क्यों न कराई? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख न होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। अब्बू बोले, लोगों के खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने देता क्या? ये नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे वो लाउंज में आ गए थे। वो तो ये नजारा देखकर ही हैरान रह गए। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया और अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिमाग में तारीकी से उतरने लगी थी। हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था। हो, तो मुझे तलाक हो गई है। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर लाउंज में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। मेहमानों की नजरों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज भी नहीं था। कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई। वो कहने लगी, नीलम, तुम दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारा घर जरूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफर बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बैठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां दिलाएगा। तुम अपना दिल गमजदा मत करो। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए थे मैं अम्मी के कमरे में ही छुप कर बैठी रही थी। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया और अहमर के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी। उसने हर मैसेज में मेरे साथ इजहार मोहब्बत किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की कसमें खाई थी। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से यही सदा आई थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अब्बू से बेइंतहा नफरत महसूस हुई थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि अब्बू जब ये सब देखते तो निहायत अफसुर्दा हो जाते। वो मुझे कहते, नीलम, तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मगर अब अब्बू मुझे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अब्बू, मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब अब्बू बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूं और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंस दी और बोली, एक भी लम्हा जाया किए बिना ही मैं बिरयानी को चुन लूंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब अब्बू बोले, नीलम, तुम अहमर के लिए चॉकलेट की सी हैसियत रखती थी, जबकि पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने तुम्हें पैसे के खातिर छोड़ दिया, तो क्या तुम अब सारी जिंदगी उसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? अब्बू की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वो सच्ची तो कह रहे थे। अहमर ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें ना ही अब्बू का कसूर था और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अहमर की खुद की नीयत का था। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से अहमर का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। अब अब्बू मुझे नई इब्तिदा के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने रजामंदी जाहिर कर दी थी। अब्बू ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और राहिल की मुलाकात करवा दी थी। राहिल एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा, मुझे इल्म है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस गम और सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं राहिल की बातें सुनकर बहुत पुरुमीद हो गई थी। मैंने अब्बू से कह दिया था कि मैं राहिल के साथ शादी करने पर रजामंद हूँ, पर इस दफा मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज किया था, इसलिए महज 2 हफ्ते बाद ही वो दिन भी आ गया था जब मेरी और राहिल की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से वसवसे सर उठा रहे थे। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं राहिल के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीलम, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपके वादों पर यकीन कर लेना चाहिए? राहिल ने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने कौल और फेल में पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। तभी राहिल के मोबाइल की घंटी बजी थी। उसने फोन निकालकर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट मादूम होती होती खत्म हो गई थी। वो कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा।
फोन करने वाला शख्स तावीलें देने लगा तो राहिल बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? फोन की दूसरी जानिब बैठे शख्स ने उससे न जाने क्या कहा था कि राहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। राहिल ने फोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नीलम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मेरे आसाब पर हथौड़े की मारने लगे थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? राहिल कहने लगा, नीलम, मैंने 2 साल कबल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजारा उस कंपनी वालों ने। तनख्वाह भी वाजबी सी थी, जबकि मेरे हुनर के बायस कंपनी ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया था तब तुम्हारे अब्बू कहने लगे कि मुझे बताओ राहिल, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मैंने बोला था कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहूंगा। अभी तुम्हारे अब्बू का फोन आया था। वो मुझे 25 लाख रुपए देने पर रजामंद थे। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तलाक हरगिज न देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत ही बड़ा ख्वाब। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो चुके हैं। मेरा सर चकराने लगा था। हित तक से मेरे गाल सुर्ख हो गए थे। मैं धाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। राहिल मुस्कुरा कर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करना पड़ी तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही राहिल के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर राहिल ने ही बैल दी थी, जबकि अब्बू मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। वो ऐसे सरसरी सी अंदाज में पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। अब्बू बाहर निकलकर राहिल से बातचीत करने लगे थे, जबकि मेरी अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी। अब्बू ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज सुनाई दी थी। कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब किया है। राहिल एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस तनहा कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कुव्वत फैसला ही नहीं है। आपको तो इतना भी इल्म नहीं है कि मुकाबिल शख्स अच्छा है या धोखेबाज। आपको तो लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फेल इंसान है। मेरी धाड़ से अम्मी दहल रही थी। अम्मी कहने लगी, बेटा ये दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नफी में सर हिला दिया था, मगर अम्मी ने जबरदस्ती ही मुझे दूध दे दिया। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल गया था। मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चढ़ आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के मुलाजमीन मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब हो क्या रहा है। अब मैंने खुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती ही नहीं थी। अब्बू एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो जुलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी इख्तियार की हुई है। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? अब्बू कहने लगे, बेटा कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कड़वा घूंट पीना पड़ जाता है, वरना दुनिया में कौन ऐसा बाप होगा जो ये चाहेगा कि उसकी औलाद को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पांव भी अपनी हथेली पर रखो, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए ही उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ में किया है। मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और बोली, अब्बू ये आखिरी बार था। मैं अब आपको मजीद अपने एहसासात और जज्बात के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। अब्बू बोले, हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठने लगी थी, मगर दिल में बहुत से सवाल थे कि अब्बू मुझे तलाक क्यों दिलवा देते थे। क्या मेरे दोनों शौहर ही बुरे थे? और अगर बुरे ही थे तो अब्बू को पहले इन क्यों ना होता था? शादी की रात क्या उन पर वही उतर जाती थी कि तुम्हारी बेटी का शौहर अच्छा नहीं है और इसे तलाक दिलवा दो? चलो ये भी मान लिया कि अब्बू को पता चल जाता था, फिर वो 25 लाख की खती रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि अब्बू ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं अब्बू, अब बस हो गई है। मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दूंगी। अब्बू बोले, बेटा अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मैं बोली, अब्बू अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर कर आ जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास और गमजदा देखता हूँ मेरा दिल 100 किरचियों में बढ़ जाता है। मेरी बेटी मुझे माफ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान अपने हाथों से ले लूंगा। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही घबरा गई थी। वो इस हद तक भी जा सकते थे क्या? मैं बोली, अब्बू आप मुझे मजबूर मत करें। अब्बू के आंसू थमते ही नहीं थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए भी तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार ना तो जहनी तौर पर आमादा थी और ना ही जज्बाती तौर पर। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभाना पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे शौहर ने भी मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गमो गुस्से से पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं,
और शुरुआत अपने बाप के घर से करूं। मेरा तीसरा शौहर भी मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़कर चला गया था और अब मुझे अपने वालिदैन से नफरत हो गई थी। अब्बू अगर ये सब कर रहे थे तो अम्मी क्यों नहीं रोकती थी उन्हें? वो तो मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर हो जाया करती थी। 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि अब्बू को फिर से मेरी शादी का चाव हो गया था। वो कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा ये अल्फाज नहीं सुनना चाहती। तो अब्बू कहने लगे, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा घर भी क्यों बसे? मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को अजियत दूंगा। मैं अब्बू के जाने बड़ी हैरत से देखती रही थी। क्या ये उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए या फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों, ये क्यों अब मेरे हवास पर सवार हो गया था? इसका जवाब तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसलिए मैं बोली, जी अब्बू ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता तो पहले से ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाजत मिलने की ही देर थी। मेरी शादी कर दी गई। मैंने लड़की की सिर्फ तस्वीर देखी थी। अब्बू कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि इस निकाह का अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, मुकर्रर दिन मेरी शादी हो गई। मैं अपने चौथे शोहर की सेज पर बैठी थी। रिजवान मेरे पास आया तो कहने लगा, नीलम, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाकें क्यों हुई हैं। मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया है। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी देर में इल्म हो जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई थी। वो हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रिजवान ने ही उठकर दरवाजा खोला था। वो बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतजार कर रही थी कि न जाने अब क्या होगा। तब रिजवान कमरे में आया और कहने लगा, नीलम, तुम्हारे अब्बू ने एक आदमी को भेजा था। वो कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे 25 लाख रुपए दे देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को महज पैसों की लालच में तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं बड़ी हैरत से अपने शौहर को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने अल्फाज पर जमे रहे, जिनको पैसे का लालच तोड़ न सके? मैं रिजवान को आजमाने की खातिर बोली, रिजवान, मेरी पहले भी तलाकें इसी वजह से हुई हैं। मेरे शौहर मुझे पैसों के खातिर छोड़ जाया करते थे। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गंवा रहे हैं? वो मुस्कुराकर बोला, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो हाथों की मैल होता है। मेरी अव्वलीन तरजीह मेरी बीवी है, ना कि पैसा। मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। खैर, मैं बोली, रिजवान, एक बात कहूं? उसने सर इस बात में हिला दिया तो मैं बोली, मैं इस चीज से बेखबर हूं कि मेरे अब्बू ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलें और ये जाहिर करें कि आप मुझे तलाक दे चुके हैं, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। रिजवान ने मेरी बात मान ली और हम मेरे वालिदैन के घर चले गए। अब्बू रिजवान से बात करने लगे, जबकि मैं घर आकर रोने लगी थी। अम्मी ने मुझे हल्दी वाला दूध ला कर दिया तो मैंने उनसे नजर बचाकर दूध गिरा दिया था और खुद सोने का नाटक करने लगी थी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे। पहले तो एक नर्स आई थी। उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों है? ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून हो जाएगा। फिर एक वकील दाखिल हुआ। अब्बू ने नर्स की कही बातें मनोअन वकील को बता दी। नर्स ने भी वही अल्फाज वकील के सामने दोहरा दिए। फिर रिजवान को भी वहीं पर बुलाया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली कि तलाक दे दो, नहीं तो अपनी जान ले लूंगी। इसलिए मैंने इसे तलाक दे दी। ऐसा मुझे नीलम के वालिद ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठकर बैठ चुकी थी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बाप ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, मिस नीलम, आपके सगे वालिद ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम लगा दी थी, मगर उनकी वसीयत में शर्त दर्ज थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता ये जायदाद आपके नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप शायद इसीलिए ये खेल खेल रहा होगा। वो हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, इसके साथ जहनी मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका शौहर भी दे जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी जिंदगी बाप की तरह चाहा, वो तो मेरा बाप था ही नहीं। मैं बोली, अम्मी, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने ये सब क्यों किया? रिजवान कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली थी और फिर इसके साथ घर से भागकर खुला ले ली थी। तुम्हारे सगे अब्बू इसी सदमे में चल बसे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी अम्मी की आंखों से शायद अब तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो ये तुम्हारे साथ ये सब करने से भी बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिजवान ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने वालिदैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी? और फिर जब तक उन लोगों को सजा न मिल जाती, उनकी खसलत बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी थी।
मैं और रिजवान ही हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। सच ये है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है। ये अपने सगे लोगों का